हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जी स्कूल पे। दोस्तों, आज जब पूरा वर्ल्ड अमेरिका, चाइना, रसिया और भारत के बीच चल रहे टैरिफ वॉर और ग्लोबल प्रेजेंस की तरफ देख रहा है, तो एक बहुत ही बड़ी घटना घट रही है एशिया में, जहाँ पे फ़लस्तीन स्टेट को बहुत सारे वेस्टर्न मेजर पावर है वो रिकॉग्निशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में यही देखेंगे कौन से देश हैं मेजर जो अभी फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की क्या ज़रूरत है, दूसरा इसके रिकॉग्निशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2025 में क्या क्या इवेंट हुए हैं। दोस्तों, तो एक बात मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ कि 2025 जो है इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर रहा है। वैसे ही जैसे पिछले 100 सवा 100 साल में देखे तो जैसे आपको 1914 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए फेमस है, 1929-30 आपका डिप्रेशन के लिए है जब आर्थिक मंदी आई थी, फिर आपका 1945 जब परमाणु बम छूटा था, 1979 जब अरब संकट हो रहा था, 2001 जब अमेरिका में अलकायदा ने अटैक किया था। उसी तरह 2025 जो है वो अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा रहा है और यह बहुत ही फेमस साल होगा। किसके लिए? तो ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स में हुए उथल पुथल। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, मैंने जो एक लेक्चर दिया था जिसमें इजराइल हमास के बीच की कहानी बताई थी, जिसका लिंक ऊपर दिया गया है, तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे इजराइल और फ़लस्तीन दो देश बने थे प्रथम वर्ल्ड वार के बाद। इजराइल फ़लस्तीन के इशू क्या है, कब कब दोनों के बीच रिश्ते में थोड़ी करवाहट कम हुई थी। तो आप इस लेक्चर को देखने से पहले वो लेक्चर एक बार ज़रूर सुने तो आपका बेस क्लियर हो जाए। वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपको मैंने उस लेक्चर में बताया था कि पूरे अरब साम्राज्य जो था इसको तोड़ के ब्रिटेन ने एक ये जो फ़लस्तीन एरिया है इसको एक मैंडेट बनाया था, जिसके स्वरूप ब्रिटेन इसका देखभाल करता था। उसी बीच ब्रिटेन ने यहूदियों को इसमें आने के लिए इजाज़त दे दी थी। धीरे धीरे मामला बढ़ा और 1948 में यूएन ने इजराइल और फ़लस्तीन दो स्टेट बनाए। तो आप देख सकते हैं 1948 से पहले जब 1947 में यूएन प्लान बना, उस समय ये देखिए ये टोटल जो है पहले फ़लस्तीन था, ठीक है। फिर ये 1947 में दो देश बना, दो स्टेट की घोषणा हुई, जिसमें ये जो ग्रीन कलर है ये फ़लस्तीन था और जो वाइट है ये इजराइल था। फिर आगे चल के घटना घटी, इजराइल युद्ध करता रहा, इजराइल पे हमले होते रहे, इजराइल एरिया को जीतते रहा, जो आगे बात करेंगे। और धीरे धीरे फ़लस्तीन जो है अभी करंट देखा जाए तो पहले जो 1948 में 100% था वो घट के 10% के आसपास पहुंच गया है। तो ऐसा क्या हुआ है, इससे क्या इफेक्ट पड़ा है? फ़लस्तीन जो खुद एक बड़ा देश था उसके बीच इजराइल को बसाया गया था, वो आज क्यों खुद एक देश बनना चाह रहा है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बताया ही मैंडेट राज्य बना फ़लस्तीन। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन ने अलग अलग कर दिया, टू स्टेट थ्योरी दिया, जिसमें ये मेन जो है आप मैप कर सकते हैं, ये वाइट बोला इजराइल बोला और फिर यहाँ फ़लस्तीन ग्रीन फ़लस्तीन रहेगा। इसको अरब देशों ने नहीं माना और इजराइल पे हमला कर दिया। उसी समय से ये हुआ कि यूएन ने बता तो दिया कि फ़लस्तीन स्टेट है, लेकिन एक प्रॉपर कंसेंसस जिसको कहते हैं वो नहीं बन पाए, क्योंकि अरब देश इसको माने नहीं। उसके बाद इजराइल अपने आप को तो एग्री होगा कि चलिए हम यहाँ देश है, मतलब समझिए कि ये एक पूरा पार्ट है, इसको दो पार्ट कर दिया, ए और बी। ए बोला नहीं हमको पूरा चाहिए, अब बी वाला बोला ठीक है हमको मंजूर है। तो ये अपना आप अपना देश तो बना लिया। उसी तरह इजराइल अपना देश तो मान लिया, अब फ़लस्तीन मानने को रेडी नहीं हुए। उसके बाद इजराइल इनको लगातार युद्ध में हराते रहा और धीरे धीरे करके फ़लस्तीन के लगभग 90% क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। अब मेजर डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि अभी हाल ही के दिनों में ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मेजर पावर जो है, जो पहले फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे क्योंकि अमेरिका के प्रभाव में थे, ये सबों ने फ़लस्तीन राज्य को रिकॉग्नाइज कर लिया। आप कहेंगे रिकॉग्निशन से क्या होगा? तो दोस्तों आगे पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसके अनुसार किसी एक देश जो है वो कैसे डिफाइन होता है, वो आगे में देखेंगे।
तो अभी यही हुआ है कि इस चारों पांचों मेजर पावर ने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया, जिससे फ़लस्तीन का मुद्दा फिर से गर्म हो गया है। तो इजराइल पे अभी बहुत सारा प्रेशर है कि उसके एक एक करके जो पहले उसके सपोर्ट में थे अब फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक इंटरनेशनल लॉ, एज पर इंटरनेशनल लॉ और मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 एक था, उसके अनुसार कहा जाता है किसी स्टेट, अगर कोई स्टेट है तो स्टेट में 4 चीज निश्चित होने चाहिए। एक होने चाहिए फिक्स बाउंड्री, 2 होने चाहिए पॉपुलेशन, 3 होने चाहिए वहां पर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और 4 होनी चाहिए कि उस स्टेट जो है अपने आप को जो स्टेट करता है उसके इंटरनेशनल रिलेशन मजबूत होने चाहिए, दूसरे देशों से डील करने की क्षमता होनी चाहिए। तो एक एक करके इन चारों कंपोनेंट को देखेंगे और देखेंगे इस पे फ़लस्तीन कहाँ खरा उतर रहा है। दोस्तों, तो एक है फिक्स बाउंड्री। फिक्स बाउंड्री का तो आप देख ही रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि 1947 में जब 2 स्टेट थ्योरी आई थी, 2 स्टेट थ्योरी मतलब 2 नेशन थ्योरी, मतलब फ़लस्तीन और इजराइल अलग अलग बनेगा, उस समय ये मैप था। 1967 के आसपास ये हो गया, और अभी 2011 का यह है, करंट में देखिएगा तो ये भी लगभग खत्म हो रहा है। और इजराइल ने यहाँ तक कहा है कि वो पूरा वेस्ट बैंक कब्जा करना चाहता है, और गाजा मतलब पूरे टेरिटरी को ही खत्म कर देना चाहता है। अगर टेरिटरी ही खत्म हो जाएगी तो फ़लस्तीन देश का मांग कहाँ से हो पाएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट तो ये पूरा कर नहीं पाएगा। दूसरा है पॉपुलेशन। दोस्तों, पॉपुलेशन जो है इस बार का जो लड़ाई हो रहा है इसमें कहा जाता है लगभग 70,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और इंटरनेशनल बॉडी ने यहाँ तक कहा है कि इजराइल यहाँ पे जेनोसाइड कर रहा है। जेनोसाइड का डेफिनेशन है, उसमें इजराइल का जो हरकत है वो एकदम पूरा खरा उतर रहा है। मतलब इजराइल एक तरीके से यहाँ के पॉपुलेशन को भी ख़त्म करना चाह रहा है। अभी गाजा से डिस्प्लेसमेंट के न्यूज़ आप हर एक दिन सुनते होंगे, छोटे छोटे बच्चे के लाश की फ़ोटो हर एक दिन आते होंगे, भूखे नंगे लोग। तो एक तरीके से यहाँ से पॉपुलेशन भी ख़त्म किया जा रहा है। तो ये 2 पॉइंट तो धीरे धीरे इजराइल ख़त्म कर रहा है फ़लस्तीन के स्टेट होने के लिए। अब तीसरा बचा गवर्नमेंट और इसका पावर कि दूसरे देशों से कैसे ये रिलेशन स्थापित किया जाता है। गवर्नमेंट की बात करें तो आपको पता ही है कि ये वेस्ट बैंक में फ़लस्तीन अथॉरिटी, ये सब मैंने अपने पुराने लेक्चर में बताया हुआ फ़लस्तीन अथॉरिटी क्या है। और ये गाजा स्ट्रिप अभी जो है घमासान यहीं पे चल रहा है गाजा में। इसका देखते ही हैं कि एक बहुत छोटा सा है, लगभग 20 लाख लोग यहाँ पे, डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब एक तरह की समझिए पिंजरे में कैद है। और यहाँ से लगभग 70,000 लोग मारे जा चुके हैं, समझिए 20 लाख में लगभग 1 लाख लोग खत्म। और बहुत सारे भूखमरी हैं, आने वाले सालों में या कुछ महीनों में और ज़्यादा मृत्यु होगी, और वो डाटा और भयावह हो सकता है। तो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी यहाँ पर। तीसरा था, मैंने बताया कि गवर्नमेंट तो यहाँ पर फ़लस्तीन अथॉरिटी के है, जो ये कहें कि जो एक तरीके से बस नाम का है, क्योंकि यहाँ पे एरियल कब्जा जो है, लैंड है, सारा कब्जा इजराइल का करता है। डिफेक्टो रूलर इजराइल है, लेकिन बस नाम का फ़लस्तीन अथॉरिटी है, जो कि कोई काम का रह नहीं गया है। तो मतलब गवर्नमेंट भी यहाँ से ही खत्म है। गाजा में हमास की सरकार थी, मैंने बताया था कि 2007 में कैसे फ़लस्तीन अथॉरिटी को हरा के हमास नामक आतंकी संगठन ने यहाँ अपनी सरकार बनाई, तो वो भी लगभग अब खात्मे पे है। तो सरकार भी यहाँ नहीं। ये बात अलग है कि कुछ जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं वेस्टर्न पावर, कहते हैं कि फ़लस्तीन अथॉरिटी अपने में रिफॉर्म करे फिर इजराइल इसको मान्यता देगी, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। रिफॉर्म करने का मतलब ये अपने हथियार डाल दे, सैन्य कंट्रोल इजराइल के हाथ में रहेगा, तो फिर तो वो एक ऑटोनोमस स्टेट हुआ नहीं, इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ नहीं। चौथा है इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप देखें तो अभी बहुत सारे मेजर पावर, जैसे मैंने बताया, अभी लगभग 193 देशों में से 157 देशों ने मान्यता दे दी है। 157 देशों ने पहचाना कि हाँ फ़लस्तीन एक स्टेट है। जो मान्यता नहीं दिया उसमें 2 मेजर पावर हैं, यूएसए और जर्मनी। यूएसए और जर्मनी, इजराइल में अभी जितना, इजराइल का जितना अभी डिफेंस इंपोर्ट है उसका 90% जो है यूएसए जर्मनी से आता है, और इसी ने अभी तक फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। रिकॉग्निशन से क्या होता है
कि आपका इंटरनेशनल स्टेटस मजबूत होता है। आपके जितने अधिक देशों से रिलेशन रहेंगे उतने अधिक देशों में आपने एम्बेसी खोल सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि कनाडा, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों मेजर पावर ने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया मतलब इजराइल का जो ये डिस्प्यूटेड क्षेत्र है, यहाँ के जितने एज पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से जितने ट्रेड होते हैं वो सारे अब ये देश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इन्होंने माना कि ये फ़लस्तीन का क्षेत्र है, तो इजराइल से ये इस क्षेत्र से रिलेटेड ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो इजराइल पे भी प्रेशर बनेगा। दूसरा, सॉफ्ट पावर फ़लस्तीन का मजबूत होगा, इतने देश रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो इन चारों पावर मेजर पावर के रिकॉग्निशन से इजराइल पे बहुत बड़ा प्रेशर है, और नेतन्याहू ने कहा कि हम इसे झुकेंगे नहीं, हम पूरा का पूरा फ़लस्तीन कब्जाना चाहते हैं। खुले में बोला, उन्होंने बोला कि अब हमें जो अभी तक ये वो बोल रहे थे कि जितने हमारे उन्होंने आतंकियों ने होस्टेज को रखा हुआ है सारे आज़ाद करेंगे तब हम लोग कुछ सोचेंगे। अब वो बोले कि हमें होस्टेज की आज़ादी के साथ साथ पूरा फ़लस्तीन ही चाहिए। तो उसी चलते मैंने टाइटल दिया है, क्या इजराइल फ़लस्तीन को मिटाकर ही मानेगा? क्या यहाँ पे जो 20 लाख लोग हैं वो नर की जो ज़िंदगी जी रहे हैं? दोस्तों, हर एक दिन आप न्यूज़पेपर देखिएगा, उसमें देखिएगा यही चल रहा है। वहाँ का इमेज देख के आपका दिल दहल जाएगा। तो अब सारा डिपेंड करता है यूएसए पे। यूएसए जिस दिन इजराइल पे प्रेशर बनाना शुरू कर देगा, ये वॉर रुकेगी और फ़लस्तीन का जो एरिया बचा है वही स्वतंत्र होके, हालांकि उन लोग का भी मांग है कि 1967 के स्टेटस से पहले ये स्टेटस उन लोग को चाहिए कि इतना बड़ा फ़लस्तीन होगा, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो पीए फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अंदर ही कुछ है कि चलो अब जितना है उसी को रिकॉग्नाइज कर लो, इजराइल उस पर भी नहीं मान रहा। वहाँ के तो विदेश मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ये एक बहुत सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जब पूरा इजराइल खत्म हो गया फिर से नए बसाएंगे, बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगा। ट्रम्प साहब भी बोल ही चुके हैं। तो अब सारा गेम दोस्तों यूएसए इजराइल का है, अब देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको फ़लस्तीन और इजराइल के बीच क्या इशू है इसके बारे में जानकारी मिली होगी। आपसे निवेदन है कि मेरा पहले का वीडियो, जिसको मैं अभी यहाँ पे अपडेट भी कर दूंगा, स्क्रीन पे डाल दूंगा, वो वीडियो निश्चित देखें, और ये वीडियो देखें तो आप पूरे स्थिति को समझेंगे, फ़लस्तीनी के दुख को समझेंगे, और फिर अब अपने आप से क्रिटिकली थिंकिंग कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।